नेक्स्ट में बात कर लेता हूं, अगली जो झील है वो है फॉय सागर। फॉय सागर कौन सी झील है? फॉय सागर झील। देखो फॉय सागर जो झील है ये भी कहां है? अजमेर में है। ठीक है भाई, निर्माण की बात करते हैं। इस झील का जो निर्माण है वो 1891-92 ईस्वी में 1891-92 ईस्वी में इस झील का निर्माण कराया गया। किसके द्वारा? नगर परिषद अजमेर के द्वारा झील का निर्माण कराया गया। कब कराया गया? 1891-92 ईस्वी में। बेसिकली इस झील का निर्माण बाढ़ राहत परियोजना के तहत करवाया गया। बाढ़ राहत परियोजना के तहत करवाया गया। और किसके निर्देशन में? इंजीनियर फॉय के निर्देशन में निर्माण कार्य होने के कारण इस झील का नाम फॉय सागर झील पड़ा। ठीक है भाई, ये कौन सी झील हुई? फॉय सागर झील। उसके बाद आगे जो मैं बात करता हूं, अगली जो झील है हमारी पुष्कर झील। और पुष्कर जो झील है ये कहां स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। सबसे पहले देखो पुष्कर जो झील है बेसिकली ये भारत की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। भारत की सबसे पवित्र और राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जैसलमेर झील है, और राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? वो है पुष्कर झील। तो मैं कह सकता हूं यह है भारत की सबसे पवित्र तथा राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ठीक है भाई, निर्माण की अगर मैं आपसे बात करता हूं, देखिए नेक्स्ट में बात कर लेता हूं निर्माण। इसका जो निर्माण है इसके लिए अलग अलग मान्यताएं हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार। भौगोलिक मान्यता अनुसार भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार ये ज्वालामुखी से निर्मित काला डेरा झील है। काला डेरा झील बेसिकली ज्वालामुखी से निर्मित छोटी जो झील है वो क्रेटर झील कहलाती है, बड़ी झील काला डेरा झील कहलाती है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार ज्वालामुखी से निर्मित काला डेरा झील है। फिर मैं बात करता हूं ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार। ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार ये जो झील है इसका निर्माण पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा खोदकर किया गया। ठीक है भाई, इसलिए इस झील का नाम पुष्कर झील पड़ा। और एक और मान्यता हम बात करते हैं यहां, वो है पौराणिक मान्यताएं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस झील का निर्माण ब्रह्मा जी के कमल सिंहासन
ब्रह्मा जी के कमल सिंहासन की पंखुड़ी के गिरने से हुआ है। कमल सिंहासन की पंखुड़ी के गिरने से, पंखुड़ी के गिरने से, या फिर एक और मत है अमृत की एक बूंद गिरने से। बेसिकली समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के दौरान अमृत का प्याला निकला, उस प्याले को लेकर राक्षसों में क्या हुआ, झगड़ा हुआ, और झगड़े के दौरान एक बूंद जो है उसमें से निकलकर कहां गिरी, इस क्षेत्र पर जाकर गिरी, और उस जगह झील बनी। वो झील कहलाई कौन सी झील, भारत की सबसे पवित्र झील नक्की झील। समझ में आया, ये निर्माण की बात हुई। देखो नक्की झील जो झील बनी वो बनी पुष्कर झील, ठीक है। और पुष्कर झील की अगर मैं बात करता हूं तो ये NH89 पर स्थित है। किस पर स्थित है, NH89 पर स्थित झील कौन सी झील, पुष्कर झील। उसके बाद देखो आगे मैं बात करता हूं इस झील के उपनामों की। किसकी बात करता हूं, उपनाम। उपनामों में अगर देखा जाए, इसको कहा जाता है कोंकण तीर्थ, कोंकण तीर्थ। इसे कहा जाता है आदि तीर्थ, आदि तीर्थ। इसे कहा जाता है पंचम तीर्थ, इसे कहा जाता है तीर्थराज, इसे कहा जाता है तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा। ये सारे इसके क्या हैं, उपनाम है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे मैं बात करता हूं पुष्कर जो झील है इसके किनारे, नेक्स्ट मैं बात करता हूं इसके किनारे, किनारे स्थित धार्मिक स्थल, ठीक है। कौन कौन से धार्मिक स्थल इसके किनारे स्थित हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर। ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा मंदिर इस झील के किनारे स्थित है। बेसिकली इसका निर्माण 8वीं सदी में शंकराचार्य द्वारा करवाया गया। ठीक है, लेकिन वर्तमान जो स्वरूप है इसका, जो वर्तमान स्वरूप बनवाया, इसका जो वर्तमान स्वरूप बनवाया, वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1805 ईस्वी में हुआ। किसने करवाया, गोकुल चंद पारीक, गोकुल चंद पारीक ने करवाया, ठीक है भाई। उसके बाद आगे मैं बात करता हूं, अगला जो मंदिर है वो है गायत्री जी का मंदिर। नेक्स्ट मैं बात करता हूं सावित्री जी का मंदिर। नेक्स्ट मैं बात करता हूं वराह मंदिर। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आत्मेश्वर महादेव जी का मंदिर, आत्मेश्वर महादेव जी का मंदिर। उसके बाद आगे मैं बात करता हूं ऋषि अगस्त्य की गुफाएं, ऋषि अगस्त्य की गुफाएं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं भरथरी नाथ की गुफाएं। नेक्स्ट रंगनाथ जी का मंदिर, रंगनाथ जी या इसी को बोलते हैं बैकुंठ जी, बैकुंठ जी का मंदिर। देखो ये जो मंदिर है, मंदिर निर्माण की एक शैली हम पढ़ते हैं द्रविड़ शैली। कौन सी शैली, द्रविड़ शैली में निर्मित, द्रविड़ शैली में निर्मित। बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मंदिर निर्माण की कुल कितनी शैलियां होती है, तो 3 शैलियां हम पढ़ते हैं। एक उत्तरी भारत की शैली, देखो अगर मैं ऐसे देख लूं, ये इंडिया का मैप है,
ईस्ट इंडिया के मैप में हम 3 पार्ट कर लेते हैं, उत्तरी भारत, मध्य भारत और दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत की जो शैली है वो कहलाती है नागर शैली। क्या कहलाती है? मंदिर निर्माण की उत्तरी भारत की शैली को नागर शैली कहा जाता है। और दक्षिणी भारत की जो शैली है इसको कहा जाता है द्रविड़ शैली। ठीक है भाई, उत्तरी भारत की नागर शैली और दक्षिणी भारत की द्रविड़ शैली। और इन दोनों के बीच की जो शैली है, ये जो शैली है मध्य भारत की जो शैली है उसको हम बोलते हैं बेसर शैली। क्या बोलते हैं? बेसर। नागर, बेसर और द्रविड़। उत्तरी भारत नागर, मध्य भारत बेसर और दक्षिणी भारत द्रविड़। ठीक है, इस बेसर शैली में नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इस झील के किनारे स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल थे। नेक्स्ट में बात करता हूं झील के किनारे संपन्न धार्मिक कार्यों की। नेक्स्ट में बात कर लेता हूं इस झील के किनारे संपन्न धार्मिक कार्य, संपन्न धार्मिक कार्य। कौन कौन से कार्य झील के किनारे संपन्न हुए? देखिए भाई, एक एक करके मैं आपसे बात करता हूं। सबसे पहला धार्मिक कार्य कौरव और पांडवों का मिलन। कौरव और पांडवों का मिलन झील के किनारे हुआ। ठीक है, श्री राम के द्वारा अपने पिता दशरथ का पिंडदान इस झील के किनारे किया गया। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूं विश्वामित्र द्वारा तपस्या। विश्वामित्र द्वारा तपस्या, हालांकि इस तपस्या को किसने भंग कर दिया था? इंद्र की अप्सरा मेनका द्वारा भंग कर दिया गया था। मेनका द्वारा भंग। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं अगला जो कार्य है वो है वेद व्यास द्वारा महाभारत की रचना। नेक्स्ट में बात करता हूं भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना। ठीक है भाई, नेक्स्ट में बात करता हूं कालिदास द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना। ठीक है, नेक्स्ट गुरु गोविंद सिंह द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ। ये सारी जो धार्मिक घटनाएं हैं वो इसी झील के किनारे संपन्न हुई। देखो आगे अगर मैं बात करता हूं, देखो ये जो झील है इस झील के किनारे कुल 52 घाट स्थित है। कितने घाट स्थित है? 52 घाट, जिनका निर्माण मंडोर के शासक नाहर राव द्वारा करवाया गया। इन 52 घाटों में से कुछ प्रमुख घाट भी हैं, उनकी भी बात करेंगे। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं इस झील के किनारे कुल 52 घाट हैं, जिनका निर्माण मंडोर के शासक नाहर राव द्वारा करवाया गया। ठीक है भाई, प्रमुख घाटों की अगर मैं यहां बात कर लेता हूं आपसे, प्रमुख घाट
प्रमुख घाट। प्रमुख घाटों में मैं बात करता हूं महादेव घाट, महादेव घाट, इंद्र घाट, रुद्र घाट, चीर घाट, महादेव घाट, इंद्र घाट, रुद्र घाट, चीर घाट, सप्तऋषि घाट, सप्तऋषि घाट, राम घाट, ये सारे इस झील के किनारे स्थित क्या है? प्रमुख घाट है। देखो इन घाटों में से एक घाट का पुनर्निर्माण कराया गया 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट में लाइन बात कर रहा हूं आपसे, 1911 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी क्वीन मेरी ने एक घाट का पुनः निर्माण महिलाओं हेतु करवाया। महिलाओं हेतु करवाया, जिससे क्वीन मेरी जनाना घाट के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, देखो यही जो वह घाट है जिस घाट से 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया। तब इस घाट का नाम बदलकर हो गया महात्मा गांधी जनाना घाट। नेक्स्ट में कह सकता हूं इसी घाट से 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया। अस्थियों का विसर्जन किया गया। फलस्वरूप इसका नाम क्या पड़ा? महात्मा गांधी जनाना घाट पड़ा। महात्मा गांधी जनाना घाट पड़ा। ठीक है भाई, महात्मा गांधी जनाना घाट नाम पड़ा। ठीक है, इसी घाट से 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया, इसलिए इस घाट का नाम क्या पड़ा? महात्मा गांधी जनाना घाट पड़ गया। देखो ये जो घाट है, मैं कह सकता हूं यह समस्त घाटों में सबसे बड़ा घाट है। इसे गौ घाट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, देखो आगे मैं बात करता हूं। ये जो झील है, बेसिकली इस झील में बहुत सारी गंदगी हो गई है। काफी पुरानी झील है और बहुत सारी गंदगी की वजह से हम ये कह सकते हैं कि काफी गंदगी हुई और उस गंदगी की सफाई के लिए एक अभियान चलाया गया। कौन से देश के सहयोग से चलाया गया? ये पेपर पूछा जाता है। कनाडा के सहयोग से। कनाडा के सहयोग से इस झील की सफाई कार्य हेतु पुष्कर समन्वित विकास परियोजना, जिसको गैप के नाम से भी जानते हैं, उस ये परियोजना चलाई गई और इस परियोजना के माध्यम से झील का क्या सफाई कार्य किया गया। आगे अगर मैं बात करता हूं, ये जो झील है, इस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत विशाल मेला लगता है। इस मेले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक शामिल होते हैं। इसे राजस्थान का सबसे रंगीन मेला भी कहा जाता है। दूसरा, इस झील के किनारे बेसिकली आमेर के राजा मानसिंह द्वारा मान महल का निर्माण करवाया गया
और उस मान महल में वर्तमान में आरटीडीसी द्वारा होटल सरोवर संचालित है। तो 3-4 लाइनें और हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन, प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजस्थान का सबसे विशाल मेला, सबसे विशाल ना कहकर हम इसको सबसे रंगीन कह सकते हैं, सबसे रंगीन मेला लगता है, जिसमें सर्वाधिक विदेशी पर्यटक, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक भाग लेते हैं। ठीक है भाई। फिर मैंने कहा कनाडा के सहयोग से इस झील में, कनाडा के सहयोग से चलाई जा रही, कनाडा के सहयोग से चलाई जा रही पुष्कर समन्वित विकास परियोजना, पुष्कर समन्वित विकास परियोजना, इसी को बोल देते हैं गैप परियोजना, के माध्यम से सफाई कार्य किया जा रहा है। ठीक है भाई। नेक्स्ट मैंने बात की, ये जो झील है, इस झील के किनारे आमेर के राजा मानसिंह ने माल महल का निर्माण कराया, जिसमें आरटीडीसी द्वारा होटल सरोवर संचालित है। नेक्स्ट मैं बात कर सकता हूं, इस झील के किनारे आमेर के राजा मानसिंह ने मान महल का निर्माण करवाया, मान महल का निर्माण करवाया, जिसमें वर्तमान में, जिसमें आरटीडीसी, राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आरटीडीसी द्वारा होटल सरोवर संचालित है। ठीक है भाई। ये अर्धचंद्राकार आकृति की झील है, एक लाइन और कह सकते हैं, यह है अर्धचंद्राकार आकृति की झील है। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से देखो, पुष्कर झील अपना अपनी पेपर की दृष्टि से बहुत हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण झील है और बहुत ब्रॉड झील है, बहुत ज्यादा कंटेंट इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ता है। ठीक है। पुष्कर झील के बाद अगली जो झील है वो है कोलायत झील। कौन सी झील? नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं, अगली झील है हमारी कौन सी? कोलायत झील। कोलायत झील। और कोलायत झील जो है ये पड़ती है कहां? बीकानेर में। ठीक है। कोलायत झील बीकानेर। बेसिकली मैं कह सकता हूं, देखो कोलायत जो झील है, इस झील के किनारे सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। सांख्य दर्शन के रचयिता कौन? कपिल मुनि का जो आश्रम है वो कौन सी झील के किनारे? कोलायत झील के किनारे ही स्थित है। और इस झील के किनारे चारों ओर, या हम कह सकते हैं कि झील के चारों ओर जो है वो बहुत ज्यादा हरे भरे वृक्ष हैं। ठीक है। कपिल मुनि का आश्रम इस झील के किनारे स्थित है और बहुत ज्यादा हरे भरे वृक्ष इस झील के किनारे स्थित है, इसलिए इस झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरुद्यान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुष्क मरुस्थल का सुंदर
मरुद्यान के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये जो झील है, झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशाल मेला लगता है। उस विशाल मेले में कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही पुष्कर में मेला लगता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही कोलायत में मेला लगता है। उस मेले में दीपदान करना, जहां जो भी मेले में जाता है वो इस झील में दीपदान करता है। दीपदान करना और स्नान करने की बड़ी अच्छी परंपरा है। और झील के किनारे जिस प्रकार से पुष्कर के किनारे 52 घाट थे, इस झील के किनारे भी कुल 52 घाट स्थित है। तो दो तीन बातें हम कह सकते हैं। इस झील के किनारे सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। नेक्स्ट कह सकते हैं चारों ओर हरे भरे वृक्षों से घिरी हुई होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरुद्यान। शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरुद्यान भी कहा जाता है। ठीक है भाई। देखो आगे मैं बात करता हूं। इस झील के किनारे कितने घाट? 52 घाट स्थित है। पहली बात। दूसरी बात करते हैं, ये जो झील है, झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशाल मेला लगता है। इसके किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशाल मेला लगता है। जिसमें दो बातें मैंने आपको बताई थी, दीपदान करना और स्नान करने की परंपरा है। दीपदान करना तथा स्नान करने की परंपरा है। ठीक है भाई। तो ये झील हुई हमारी कौन सी झील? कोलायत झील। नेक्स्ट में बात करता हूं, अगली जो झील है वो है बालसमंद झील। कौन सी झील? नेक्स्ट है बालसमंद झील। देखिए बालसमंद जो झील है कहां स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं निर्माण, इस झील का निर्माण जो है 1159 ईस्वी में परिहार शासक बालक राव द्वारा करवाया गया है। ठीक है। और इन्हीं के नाम पर झील का नाम पड़ा बालसमंद झील। देखो ये जो झील है, इस झील के मध्य, बहुत ही महत्वपूर्ण बात अगर मैं कहता हूं, बेसिकली इस झील के मध्य जोधपुर के महाराजा सूरसिंह देखो जोधपुर के महाराजा सूरसिंह द्वारा अष्टखंबा महल का निर्माण करवाया गया। अष्टखंबा महल का निर्माण
करवाया गया। देखिए जोधपुर के महाराजा सूर सिंह बहुत फेमस है, किसके लिए? मुगल बादशाह अकबर द्वारा सवाई की उपाधि प्राप्त करने वाले जो शासक हैं वो जोधपुर के महाराजा सूर सिंह है। अकबर द्वारा सवाई की उपाधि, अकबर द्वारा सवाई की उपाधि प्राप्त करने वाले जो शासक हैं, सवाई राजा की उपाधि प्राप्त करने वाले, या अकबर द्वारा जो उपाधि दी गई इन्हें सवाई राजा की दी गई। ऐसे ही हम बात करते हैं जयपुर के शासक जयसिंह। जयपुर के शासक जयसिंह जो है, इनको सवाई की जो उपाधि दी गई वो अकबर ने नहीं दी, इनको दी औरंगजेब ने। किसने दी? औरंगजेब ने। तो ये ध्यान रखना भाई, इन्हें जो सवाई की उपाधि दी वो औरंगजेब ने दी, और इनको सवाई राजा की उपाधि दी किसने? मुगल बादशाह अकबर ने, क्योंकि अकबर के समकालीन थे। इन्होंने ही 1604 ईस्वी में, 1604 ईस्वी में इन्होंने ही इस झील के मध्य क्या करवाया? अष्टखंबा महल का निर्माण करवाया। तो ये झील हुई हमारी कौन सी झील? बालसमंद झील।